आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। तो इस वीडियो हम शुरू करेंगे। जो हमने पहली वीडियो कराई थी वो थी आपकी प्लांट ब्रीडिंग की और बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अब हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में जो कराएंगे हम आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, तो आपके ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों वीडियो से। तो हम आपको इसमें जो है 200 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और करते हैं तो इस वीडियो को शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर देर न करते हुए करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू। तो इसमें है आपका, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? तो हरित लवक के द्वारा होता है। बात करें इसमें हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण हरित लवकों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल जो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में रहता है, और हरा रंग द्रव्य है जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। बात करें प्रश्न नंबर 52 की, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाष्प उत्सर्जन से संबंधित है? तो कौन सी क्रिया? वो है विसरण। विसरण जो है बाष्प उत्सर्जन से संबंधित है। तो विसरण देख लेते हैं कि यह प्रक्रिया बाष्प उत्सर्जन से संबंधित है। विसरण विलेय या विलायक के अणुओं की सांद्रता प्रवणता के अनुसार उनके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने की प्रक्रिया है। और जब जल रंध्रों तक पहुंचता है तो विसरण के कारण बाष्पीकृत हो जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जब विसरण विलय होता है और वो अणुओं में सांद्रित होने के बाद उसका उच्च सांद्र वाले क्षेत्र में कम जो सांद्रता होती है उस वाले क्षेत्र में जाकर वो गति की प्रक्रिया करता है, और उसमें जाने के बाद जल रंध्रों तक पहुंचता है, फिर उसमें विसर्जन के कारण बाष्पीकरण हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 53 की। 53 है कि 53 क्वेश्चन नंबर है कि किस में सबसे कम श्वसन दर होती है? तो ये फसलों के नाम दिए हुए हैं, इसमें बताना कि किस में सबसे कम श्वसन दर होती है। तो सबसे कम जो होती है वो प्याज में होती है। देख लेते हैं, सबसे कम श्वसन दर प्याज के पौधे में होती है। और अत्यधिक श्वसन दर किस फसल में होती है? तो वो मटर में होती है, पालक में, सरसों में और सताबार में। और कम श्वसन दर बंद गोभी हो जाती है, सलजम हो जाती है और शकरकंद हो जाती है, और एक आपकी प्याज हो जाती है। तो इसमें श्वसन दर जो है कम होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। 54 है जो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल? तो वो नहीं, फंगस कवक में नहीं पाया जाता। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए सहवास में यह जड़ का कार्य करता है। जो सहवास होती है उसमें जड़ का कार्य क्लोरोफिल करता है। और एल्गी, बायोफर्टिलाइज तथा लाइकेन में क्लोरोफिल होने के कारण यह भोजन का स्वयं निर्माण करता है। क्या बोला? एल्गी और बायोफर्टिलाइज तथा लाइकेन में जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण ये स्वयं जो है भोजन का निर्माण करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। तो 55 है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरेशम है? तो सब किसका नाम है? ये है आलू का। ऑप्शन नंबर सी। कुल क्या है इसका? सोलेनेसी कुल का है। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे आलू व अदरक का रूपांतरित भाग तना होता है। जो सोलेनम ट्यूब मतलब आलू जो होता है उसका जो तना हो जाए तो अदरक और आलू का सेम होता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 56 की। 56 है कि एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जो एक अक्ष होता है उस पर तना और पत्ती की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? तो उसे बोला जाएगा फाइलोटॉक्सी बोला जाएगा। एक अक्ष के तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटॉक्सी बोला जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है?
तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो हरे पत्ते का कौन सा नहीं है? खाद और जल का चालन करना जो है, ये पत्ते का जो हरे पत्ता होता है उसका प्राथमिक कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य क्या क्या होता है। जल का बाष्पीकरण, आहार का निर्माण, गैसों का विनिमय आदि प्रकार हैं। और उसी जो जबकि खाद और जल का चावल इसका प्राथमिक कार्य नहीं है, जबकि खाद और जल का चालन इसका प्राथमिक कार्य नहीं होता है। और जो ये बाष्पन और आहार और गैस निर्माण ये इसके जो है कार्य होते हैं। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 58। तो 58 है आपका, बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो जो बोना पौधा होता है अगर हमें वो लंबा करना है तो हम किसके अनुप्रयोग से उसे लंबा कर सकते हैं। तो उसे कर सकते हैं हम साइटोकाइनिन के कारण। तो किसी भी बोने पौधे को साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से हम लंबा किया जा सकता है। यह एक वृद्धि हार्मोन्स होता है। अगर हम बात करें इसमें जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन किस काम आता है। तो जिब्रेलिन जैसे गन्ने की फसल है उसकी हम जो लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 59 है कि ऑक्सेनोमीटर है उसका प्रयोग वृद्धि दर मापने में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी वृद्धि दर मापने के लिए तैयार करते हैं। तो उसे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधे मतलब किसी भी पौधे का प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए हम ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 है कि निम्न में से पादप हार्मोन्स नहीं है। तो इनमें से बताना पादप हार्मोन्स कौन नहीं है। तो पादप जो हार्मोन्स वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपका पादप हार्मोन्स नहीं है। इंसुलिन एक पादप हार्मोन्स नहीं है, जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और एथिलीन ये एक पादप हार्मोन्स हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बताना जो पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं। जैसे ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कि कौन सा नहीं है तो वो है आपका इंसुलिन जो है ये आपका पादप हार्मोन्स नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 61 की। तो 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वह आपका 2,4-D। तो ये खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D रसायन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 है, एक मिनट अभी देख लेते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर हो जाता है 62। रसायनों का वह समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। मतलब रसायन का वह समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है तो वो कौन है, वो है साइटोकाइनिन। तो ये साइटोकाइनिन रसायन का वह समूह है जो किसी भी पौधे को कोशिका विभाजन के साथ साथ पौधे को गठन को प्रभावित करता है। साइटोकाइनिन एक क्या है, एक पादप हार्मोन्स है। अभी बताया था जो साइटोकाइनिन है वो एक पादप हार्मोन्स है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो पौधे का मतलब जो पौधे में आर्द्र पतन रोग होता है वो किसके कारण लगता है। तो वो लगता है पीथियम डिवरेलिन के कारण लगता है ये। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आर्द्र पतन रोग। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 64 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थित रहती है, बढ़ती है और घटती है दोनों। तो इसमें जो आपकी घट जाती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब स्थानांतरित ऊर्जा होती है तो उसमें जो है घटती है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएगी तो जब ऊर्जा जो है स्थानांतरित होगी तो उसमें घटेगी।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 की। 65 है कि एक ऐसा प्रश्न नंबर, बात करें 65 की तो 1 मिनट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 65 है कि एक वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है, किसके नाम से? ग्रीन गोल्ड के नाम से, लेकिन जो पारिस्थितिकी की इस दृष्टि से जो अनर्थकारी है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो है गोल्डन के नाम से लोकप्रिय। बात करें इसमें तो यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण की दृष्टि से एक अनर्थकारी पौधा है। इसका वृक्ष ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 66 है कि योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादित किया गया है। तो योग्यता की जो उत्तरजीविका है उसका प्रतिपादित किया गया है। तो पाश्वर के द्वारा, डार्विन के, लेमार्क के, यूंगो और डी विर्जन के। तो किसके द्वारा? तो डार्विन के द्वारा किया गया है। योग्यता की उत्तरजीविका के सिद्धांत किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा किया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 की प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादित किया है? जो प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक में सिद्धांत लिखे थे? तो वो पुस्तक थी उनकी द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी, और पुस्तक में डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का उल्लेख किया है। आपसे एग्जाम में यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछ ली जाएगी कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है जो कि उन्होंने डार्विनवाद का जो मतलब विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था, तो वो बतानी है आपको द ओरिजिनल्स ऑफ स्पीसीज। और पूछा जा सकता है कि जो ये आपसे पूछ लेगा, किताब का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसने इसका सिद्धांत दिया था। तो आप यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। तो 68 आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किस में होता है? तो वो होता है आपका पराग कोश में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्राय लैंगिक युग्मकों और परागकोशों आदि जनन कोशिकाओं में होता है। बात करें प्रश्न नंबर 69 की। तो 69 है गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? तो किसके द्वारा बदल जाती है? जो गुणसूत्र संरचना होती है तो वो बदल जाती है आपकी द्विगुणन के कारण, न्यूनता के और विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देख लेते गुणसूत्र की संरचना न्यूनतम, द्विगुणन और व्युत्क्रमण और स्थानांतरण इन क्रियाओं से बदल जाती है, जिसे गुणसूत्र विघटन कहा जाता है। इस क्रिया क्या कहा जाता है? गुणसूत्र विघटन बोला जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। 70 की प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। मतलब जो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं उनका फसल सुधार में क्या उपयोग कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्परिवर्तन प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो उत्परिवर्तनों के उपयोग में किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरणा को कहते हैं। अब इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तनों का पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 की। 71 है कि रासायनिक उत्परिवर्तन सामान्यतः प्रेरित करते हैं। तो वो किसको करते हैं? तो जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे भी रासायनिक उत्परिवर्तनों को कौन करते हैं? जीन। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 72 की। तो 72 है कि आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए प्रवेश किया गया। मतलब जो आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके जो फसल बनाई गई थी वो पहली फसल, और भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती में प्रवेश किया गया, तो वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी कपास।
भारत में व्यापारिक तौर पर आनुवांशिक संरचना परिवर्तन करके कपास की बीटी कॉटन निकाला गया था। क्या किस्म से जो है बीटी कॉटन निकाला गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 है कि वानस्पतिक अनिषेचक जनन जिसमें पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है केला। केले में जो है वानस्पतिक अनिषेचन जनन पाया जाता है। केले में वानस्पतिक अनिषेचन जनन पाया जाता है और यह त्रिगुणित होता है और इसमें फल में बीज नहीं बनता है। इसमें जो है प्रसारण स्वर्ण संकर द्वारा करते हैं, मतलब जो इसमें प्रसारण करते हैं वो स्वर्ण संकर के द्वारा करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की। तो 74 है आपका, गन्ना प्रजनन में संकरण के पश्चात सर्वप्रथम चयनित किस संतति में किया गया था। तो वो सर्वप्रथम जो गन्ना प्रजनन संकरण है उसके लिए सबसे पहले किस संतति में चयनित किया गया था, वो था आपका F1 संतति में जो है उसे संकरण किया गया था। बात करें प्रश्न नंबर 75 की। तो 75 है कि आनुवांशिक स्थिति भेद जीन के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। तो वो कौन कौन से कारण होते हैं। वो होते हैं आपके बढ़ोतरी, हानि और विघटन। उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं इसमें आनुवांशिक स्थिति में भेद जीन में होने वाले परिवर्तन जैसे कि हानि, विघटन, बढ़ोतरी के कारण हैं। बात करें प्रश्न नंबर 76। तो 76 है, स्वनिश्चयता किस किस्म के विकास में सहयोगी जो सहायक होती है। तो स्वनिश्चयता जो होती है वो किसके विकास में सहायक होती है। तो वो हो जाती है आपकी शुद्ध वंश प्रजातियों के लिए। शुद्ध वंश प्रजातियों के लिए ये जो मतलब स्वनिश्चयता जो है ये सहायक रहती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 की। तो 77 है आपका, निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है आपका क्रम से लगाने हैं। तो स्त्री पूर्णता और पुपूर्णता और जी उभय लिंगी श्रृंगी और निर्मिलिक परागण। तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है इसमें ए सही हो जाता है। पहले आएगा आपका उभयलिंगी उभय लिंगाश्री और दूसरे नंबर पर आएगा आपका स्त्री पूर्णता और तीसरे नंबर पर आएगा आपका पुपूर्णता। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बात करें आगे, दिए गए विकल्पों में से पहला परागण की क्रिया उभयलिंगी पौधों में पुष्पों में, इसके बाद स्त्री पूर्णताओं को दिया गया है और पूर्णता अवस्थाओं में होता है और निम्नलिखित पुष्प में परागण की क्रिया नहीं होती है। जो निम्नलिखित पुरुष होते हैं पुष्प होते हैं उसमें जो है परागण की क्रिया नहीं होती है। बात करें प्रश्न नंबर 78 की। तो 78 है, वंशावली चयन विधि उपयोग में लाई जाती है। जो वंशावली चयन विधि है वो किस उपयोग में लाई जाती है। तो वो आपकी स्वयं परागित फसलों के लिए जो है इसके चयन में लाई जाती है। बात करें वंशावली चयन विधि का प्रयोग स्वतः परागित फसलों को सुधारने के लिए करते हैं। इसके अनेक किस्म का विकास किया गया है, मतलब जो है इससे अनेक किस्में तैयार की गई हैं। बात करें आगे प्रश्न नंबर 79 है कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो वो किया गया था आपका W.L. जोहानसन के द्वारा। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत W.L. जोहानसन ने दिया था। यह सिद्धांत सामान्यतः स्वनिश्चयता फसल जैसे कि गेहूं जौ में प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 80 की। तो 80 हो जाता है कि मल्टी लाइन का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया गया है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है समजीवी लाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बात करें इसमें तो मल्टी लाइन किस्म समान फेनोटाइप, ऊंचाई, बीज के रंग, परिपक्वता
की कई शुद्धताएं रेखाओं का मिश्रण है, लेकिन विचाराधीन लक्षणों के लिए अलग अलग जीन हैं। रोग प्रतिरोधकता का मतलब यह है जो है आइसोनिक लाइन कहलाता। बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। तो 81 है कि मेंडल लीफ कारकों का विसंयोजन होता है तो किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्रण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो मेंडलीफ कारकों का विसंयोजन अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज फर्स्ट के दौरान होता है। किसके? एनाफेज फर्स्ट के दौरान। और ताकि प्रत्येक युग्म को प्रत्येक समजात जोड़ के एक गुणसूत्र प्राप्त हो। कैसा? समजात जोड़े का एक गुणसूत्र प्राप्त हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 की। 82 की कोशिका में डीएनए का स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम क्या है? जो कि कोशिका में डीएनए जो स्थानांतरित करता है उस वेक्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कोशिका में डीएनए का स्थानांतरण एग्रोबैक्टीरियम के नामक वेक्टर द्वारा किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 83। 83 है आपका। 83 क्वेश्चन की बात करें तो 83 हो जाता है आपका हेटेरोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेटेरोसिस जो शब्द है उसका नाम जो दिया था वो सल द्वारा दिया गया था। किसके? सल के द्वारा दिया गया था, सल द्वारा। तो हेटेरोसिस शब्द का प्रयोग जॉर्ज एच सल द्वारा किया गया था। तो इसका पूरा नाम है जॉर्ज एच सल द्वारा। बात करें प्रश्न नंबर 84। 84 है कि उत्परिवर्तित प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधि की है तो किसकी है वो? तो वो हो जाती है आपकी पूरक की। अब उत्परिवर्तित प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधि की पूरक विधि है जो कि पारंपरिक प्रजनन की विधि में रह गई है और कमियों को भी पूरा करने में सहायक सिद्ध हुई है। ये कौन सी? उत्परिवर्तित प्रजनन में पारंपरिक प्रजनन विधि जो कि पूरक विधि है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 85 की। तो 85 आपका उत्परिवर्तन प्रजनन विधि में विकसित भारत में धान्य फसल की एक प्रजाति कौन सी है? तो वो बतानी है। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि से विकसित भारत में धान्य फसल की एक प्रजाति, तो वो कौन सी प्रजाति हो जाती है? वो हो जाती है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है एक। और विकास T141 नामक किस्म द्वारा प्राप्त की गई है। यह बोनी किस्म है और यह 1969 में निकाली गई थी। इसकी प्रति हेक्टेयर उपज 45 क्विंटल है और यह ब्लास्ट रोग रोधी है। कौन सा? ब्लास्ट रोग रोधी है। और मिलरिंग प्रतिशत इसमें कितनी है? 71% है। मिलरिंग प्रतिशत 71% इसमें उपस्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 86 की। तो 86 है कि मृदा उत्पादकता का सीधा संबंध है। मृदा उत्पादकता का सीधा संबंध किससे है? तो वो है मृदा उर्वरकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मृदा वह क्षमता जो पौधों की समुचित वृद्धि के लिए पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में खाद्य तत्व को प्रदान करती है उसे मृदा उर्वरकता कहते हैं। और उर्वरकता का अर्थ प्रति एकड़ अधिक उपज से है। जो उर्वरकता होती है मतलब तो उसका जो अर्थ होता है वो प्रति एकड़ से अधिक उपज प्राप्त करना होता है। बात करें प्रश्न नंबर 87 की जीन का पृथक्करण होता है तो कौन सी पीढ़ी में होता है जीन का पृथक्करण? तो वो होता है F2 पीढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो जीन का पृथक्करण F2 पीढ़ी में होता है और युग्म के निर्माण के दौरान प्रत्येक जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्म प्रत्येक जीन के लिए केवल एक एलील ले जाएं और पृथक्करण है उसके नियम में 2 एलील F2 पीढ़ी में बिना किसी मिश्रण के दिखाई देते हैं। अगर हम पृथक्करण के नियम में 2 एलील हैं F2
पीढ़ी में तो उसमें जो है बिना किसी मिश्रण के दिखाई देते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 88 की, तो 88 है बारबरा मैक्लिंटो का संबंध है। जो बारबरा है मैक्लिंटो, उसका किससे संबंध है? तो उसका हो जाता है ट्रांसपोसनस के द्वारा, ट्रांसपोसनस के द्वारा हो जाता है। तो बारबा मेंटिटोक्स ट्रांसपोसनस से जुड़ी है। और बारबरा जो है मैक्ट्रेंस में साइटोटैक्सिन में अपना लंबा समय के दौरान खोज की थी। किसने? इन्होंने लंबे समय में खोज की थी। और लेकिन इन्हें जेनेटिक ट्रांसपोजिशन, जिसे जंपिंग जीन भी बोला जाता है, इसकी खोज के लिए खोज के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। किसके लिए? जेनेटिक ट्रांसपोजिशन के कारण इन्हें जिसे जंपिंग जीन भी बोला जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 89 की। 89 है कि जीन के वैकल्पिक रूप को कहा जाता। तो जीन का जो वैकल्पिक रूप है उसे क्या कहा जाता है? उसे एलील कहा जाता है। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। और जीन आनुवांशिक जो सामग्री है उसका सबसे छोटा और कार्यात्मक हिस्सा है और युग्मक यौन इकाई को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 90 का। 90 है मेमोन के पार आयन के संचार हेतु कैरियन कॉन्सेप्ट में है। तो वो किस में है? तो वो हो जाता है आपका मेटाबॉलिक शक्ति का उपयोग होता है इसमें। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 की। तो 91 है कि उर्वरोधिता नियंत्रित होती है। तो उर्वरोधिता नियंत्रित किससे होती है? वो होती है आपकी अल्पजन द्वारा जो है ये नियंत्रित होती है। तो ऊर्ध्व एवं क्षैतिज रोधिता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? वांडर ब्लेक ने किया था। किसने? वांडर ब्लेक ने किया था, ब्लेक ने। और ऊर्ध्वरोधिता सामान्यतः अल्पजीन द्वारा नियंत्रित होता है। बात करें प्रश्न नंबर 92 की। 92 है कि एपोमिविंस को संदर्भित करता है। तो कौन करता है? वो करता है बिना निषेचन के बीजों का विकास। एपोमिविंस जो है उसे संदर्भ करता है। बात करते हैं इसमें एपोमिक्सस का अर्थ है बिना निषेचन के बीजों का विकास। और पुष्प वाले पौधों में एपोमिक्सिस को बीजांड के मृत ऊतकों से बीज को अलैंगिक गठन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया से बचाता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 93। तो 93 है आपका प्राथमिक भ्रूण पोषण केंद्रक की प्लोइडी क्या होती है? जो प्राथमिक भूपोषण होता है, भ्रूण पोषण जो होता है, उसमें केंद्र की जो प्लोइडी होती है उसे क्या होता है? तो उस जो होता है वो होता है त्रिगुणोत्री। बात करते हैं आगे। त्रिगुणित जो है प्राथमिक एंडोस्पर्श केंद्रक की स्लोइडी है। और अगुणित एक कोशिका का वर्णक है जिसमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है। बात करें द्विगुणित जो होता है वो क्या होता है? तो यह एक जीन की कोशिका में गुणसूत्रों के दो पूर्ण सेट की उपस्थिति को संदर्भित करता है, जिसमें प्रत्येक माता पिता के प्रत्येक जोड़े में से एक गुणसूत्र का योगदान करता है। मतलब इसमें अगर माता पिता के अगर प्रत्येक जोड़े में से एक जोड़ा का संयोग योगदान ये जो है करता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 94। 94 है कि जीन शब्द दिया था। तो जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन जो दिया था जोहानसन ने तो जीन शब्द दिया था। अब देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जीन शब्द जोहानसन द्वारा दिया गया था और इन्हें फिनोटाइप जीनोटाइप के लिए जाना जाता है। किसके लिए? फिनोटाइप और जीनोटाइप के लिए इन्हें जाना जाता है। और
आनुवांशिकी में उनको 1903 में शुद्ध रेखा प्रयोग के लिए जाना जाता। मतलब शुद्ध रेखा प्रयोग के लिए किसे जाना जाता? जोहानसन के लिए। बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। 95 है कि जब किसी जीव का जीवन चक्र पीढ़ी के प्रत्यावर्तन के साथ होता है तो उसे अगुणित पीढ़ी होती है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है युग्मकोद्भिद। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। जब किसी जीव का जीवन चक्र पीढ़ियों के जो प्रत्यावर्तन के साथ होता है उसे अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद होती है। जीवन चक्र में पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन इस प्रकार एक द्विगुणित 2n पीढ़ी के बीजागुणित विद और एक अगुणित पीढ़ी युग्मोद्भिद के बीच होता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 96 की। तो 96 है कि पंखों वाले परागकण पाए जाते हैं। तो पंखों वाले परागकण किस में पाए जाते हैं? तो वो आपके पाइनस में जो है पाए जाते हैं। तो पाइनस सिट्रे मतलब सिल्वेस्ट्रस में पंखों वाले परागण पाए जाते हैं, जबकि सरसों और आम के परागण पंख वाले नहीं होते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 97 की। 97 है मेंडल के निष्कर्ष कार्य वर्ष में प्रकाशित हुए थे। जो मेंडल थे, मेंडल के जो निष्कर्ष निकले थे वो किस वर्ष और कार्य में निकले थे? तो वो निकले थे आपके 1866 में। मेंडल के निष्कर्ष कार्य 1866 वर्ष में प्रकाशित हुए, जो अदृश्य कारकों की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं और जिन्हें अब जीन कहा जाता है, जो कि किसी जीवों के लक्षण का अनुमान लगाते हैं। मतलब अब किसी भी जीव को जो है लक्षणों का अनुमान लगा लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 है कि एंथोसिस शब्द की संदर्भित करता है। एंथोसिस जो शब्द है वो किसको संदर्भित करता है? तो वो करता है आपका पुष्प का खिलना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एंथोसिस शब्द फूल के खिलने को संदर्भित करता है। फूल की कली खुलती है और क्रियाशील हो जाती है और इसमें पुंकेसर को परिपक्वता और रंग परिवर्तन शामिल होता है। और निषेचन पौधों में यौन प्रजनन की एक प्रक्रिया है जो परागण और अंकुरण के बाद होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 99 की। 99 है कि माइटोटिस चरण का सबसे छोटा चरण कौन सा? तो माइटोटिक है उसका चरण सबसे छोटा चरण कौन सा है? तो वो हो जाता है एनाफेज। तो एनाफेज में सबसे छोटा समसूत्री चरण होता है और मेटाफेज में गुणसूत्र का स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिक अलग हो जाते हैं और गुणसूत्र कोशिकाओं में विपरीत छोर पर जाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 100 की, जो कि लास्ट है। तो एक संकर किस्म सदैव होती है। एक संकर किस्म सदैव किस्म कौन सी होती है? विषम युग्मजी होती है। जिसे एक संकर सदैव हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। तो इस वीडियो में जो हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए और इससे पहले बारी में 50 करा दिए थे हमने, तो आपके जो ये क्वेश्चन हो जाते हैं 50 ही हो जाते, तो 100 क्वेश्चन हमने ये 2 वीडियो में आपको करा दिए और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आने वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और कराएंगे और उससे आगे वाले में 50 करा देंगे, तो हम आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में।